हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग जो है कि टेट सी टेट में तो नहीं ऐसा सब हिंदी आता है, लेकिन टेट और सुपर टेट के लिए और यूपी पुलिस के लिए और जीडी के लिए जो भी है जिसमें हिंदी का आपका क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आपको कलेक्शन किया गया है। बहुत जानदार, बहुत आपको बेस्ट क्वेश्चन देने का प्रयास रहेगा। देखते हैं, पहला ही हम लोगों का सामने क्वेश्चन दिख रहा है। थोड़ा सा एक सेकेंड रुक जाइएगा, हम कलर बना लें आपको। पहले ही सामने हम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। जो हमारे हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ हैं जिसको हम लोग वर्ण लिपि के नाम से जानते हैं। वर्ण लिपियाँ कितनी हैं बताइए। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, यानी कितनी ध्वनियाँ हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर जो है कि 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा वर्ण लिपियाँ। कुल 52 जो है कि वर्ण लिपियाँ हैं। अब उस 52 को हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे। देखिए वो 52 हमारा यहाँ पे आपको अच्छी तरह से 52 को रख दिए एक जगह। आपको कुछ करना नहीं है। हमारे 52 वर्ण लिपि कौन कौन है, आपको सीधा आपको यहाँ से देख लेना है कौन कौन से हमारे 52 वर्ण लिपि है। ठीक, आइए देखते हैं। जो भी इसका आंसर होगा आपको पता ही चल गया। 52 स्वर, एक तो हमारे उसमें सारे स्वर होते हैं अ से लेकर के औ तक। ठीक, इसमें अंक और अ नहीं आता है। 11 हमारे स्वर आ जाएंगे तो 11 ये हमारा हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है। व्यंजन क से म तक हमारा जो वर्गीय व्यंजन होता है, क से म तक, जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण कहते हैं। चाहे इसको एक शब्द में उदित वर्ण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का मतलब होता है आप उसमें 5-5 का पेयर बनता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे। ठीक ना। तो क से म तक ये हमारे, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। तो इस 25 को ये होता है क से म तक। क से म तक आप देख लीजिएगा 25 को ये होता है। कितना होता है? 25 से होता है। तो 25 से हो गया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4 को ये होता है। उष्म व्यंजन स स, उष्म मतलब गर्मी जिससे पैदा हो ये। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क, छ, तर, ज्ञ और सर 4 ये होता है। उसके बाद अयोगवा होते हैं अंक और 2, और उसके बाद द्विगुण होते हैं ढ और ढ। ठीक ना। तो ये हमारे टोटल आप गिनेंगे तो हमारा 11 और 25 कितना हो जाएगा? 36, 4 40, 4 44, 4 48, 2 50, 2 52। तो टोटल हमारे कितने वर्ण लिपियाँ हैं, कितने ध्वनियाँ हैं? तो 52। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस पे पीछे बताना है। देखिए हमारे वर्ग हैं, ठीक ना। क वर्ग है क ख ग अंग, एक कंठ से बोला जाएगा। च वर्ग है च छ ज इया तालु से बोला जाएगा। ठीक ना। इया नहीं बोला जाता, हम लोग इया पढ़ते हैं। ठीक ना, इया करते हैं, लेकिन आपको शुद्ध हिंदी का उच्चारण भी करने आना चाहिए। ठीक ना। तो ये हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाते हैं। कौन सा उसमें कैसे कौन सा आएगा क्रम से, उसको आपको थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। कर्ता मुद ओना, कर्ता मुद ओना। देख लीजिए इसमें पहले हमारा कर्ता से क्या आ जाएगा? कंठ हो जाएगा। कंठ, ता से तालु, मुँह से मूर्धा, और द से दंत, ओ से ओष्ठ, और ना से नासिका। नासिक वर्ण, नासिका से जो बोले जाते हैं। इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 9 वाला 6 हो जाएंगे। ऐसे हम कर लें। पहला हमारा कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लें 1 2 3 ऐसे कर लें। हमारा कंठ से क्या क्या बोला जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा, कंठ से होगा हमारा 1, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, इधर कर दें चाहे इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक, ओष्ठ वाला 5वां। इसके बाद हमारा 6वां हो जाएगा नासिक। तो हमारे ऐसे बोले जाते हैं। कंठ से इतने वर्ण बोले जाएंगे। क ख ग अंग पहला में आ जाएगा हमारा क वर्ग। उसके बाद हमारा तालु से हो जाएगा दूसरा वाला, हमारा हो जाएगा च वर्ग। ये हो जाएगा हमारा मूर्धा से क्या हो जाएगा? ये हमारा ट वर्ग। उसके बाद हमारा ये त वर्ग हो जाएगा, चौथा वाला हमारा त वर्ग। उसके बाद हमारा ये 5वां हो जाएगा ओष्ठ से क्या हो जाएगा? प वर्ग। और इसके बाद हमारा नासिक वर्ण, ये हमारा 6वां हो जाएगा। ये हमारा नासिक वर्ण है।
जो पंचम वर्ण होता है, वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है इसको नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये वर्ग, एक तो वर्ग के साथ भी बोला जाएगा और एक हमारा अलग से नासिक के वर्ण के साथ, ये नासिक वर्ण में खुद आएगा, ठीक ना, पांचों। इसके बाद आपको क्वेश्चन इसमें बन जाता है 9 का, जिस मान लीजिए आपको इसका पूछ ले कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको कंठ होगा कि कंठ नासिका होगा कि कंठ तालु होगा, क्या होगा। तो इसी तरह हम आपको 9 का ले लें, आपको यहाँ सीख लीजिए 9 का उच्चारण स्थान क्या है। हमारा 9 जो है कि नासिक वर्ण है और वर्ग के साथ भी बोला जा रहा है। तो 9 को हम किससे बोले हैं, दंत से बोला है। तो क्या 9 का उच्चारण स्थान दंत होगा कि नासिका होगा कि दंत प्लस नासिका होगा कि ओष्ठ होगा। तो अगर देखिए ये आपको दंत से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जा रहा है। इसके वर्ग के सहायता से, वर्ग के माध्यम से दंत से बोला जा रहा है 9, और अगर देखें तो ये नासिका के माध्यम से, जो नासिक के वर्ण है, नासिका के माध्यम से बोला जा रहा है, नासिक के वर्ण भी है। तो ये हमारा दंत प्लस नासिका, जिसमें दोनों ऑप्शन दिया है हमारा, अगर देखें तो एग्जैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दंत प्लस नासिका हमारा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आज के डेट में बन रहे हैं, जो आपको आएंगे तो ये हमारा आपको ऐसे सही करना, ठीक। तो इतना आपको यहाँ से समझ में आ गया, एक क्वेश्चन पे इतना सारा क्वेश्चन आपको मिल गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भाषा यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर है कि वर्ण है कि व्यंजन है कि अयोगवाह है, बताइए। तो ये सारा आपको स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजन अयोगवाह आपको पीछे बता ही दिए हैं कौन कौन होते हैं। देखिए भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ई च छ ज ज य, ये आदि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछ रहा है। ई च छ ज ज य, ये सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, बताइए। आपको ये फार्मूला के माध्यम से हम याद करा देंगे, बिल्कुल फार्मूला के माध्यम से आपको याद करा देंगे, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बस देखते रहिए। कंठ से होगा कि तालु से होगा कि मूर्धा से होगा कि दंत से होगा कि ओठ से होगा, कहाँ से होगा बताइए। तो ई चू, देखिए ई चू यसा नाम तालु, ई चू ऐसा नाम तालु, ई चू ऐसा नाम तालु, यानी हमारे जितने वर्ण होंगे ई, अब एक ई आ गया तो इसमें छोटकी बड़की ई दोनों आएगा, छोटकी और बड़की दोनों इससे बोला जाएगा तालु से। चू का मतलब चौवर्ग, चू का मतलब चौवर्ग। अब हमारे चौवर्ग में क्या आएगा, च छ ज ज य, च छ ज झ और य, इतने हमारे ये 5 वर्ण हमारे चौवर्ग से बोले जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, य, हमारा तालु से क्या बोला जाएगा, य, और ये हमारा तालवी सा भी हमारा तालु से ही बोला जाएगा। ये बाकी हमारा नाम जो लगा है फार्मूला बनाने के लिए लगा है, जैसे ये फार्मूला है, आपको जाएंगे तो संस्कृत में इसको पढ़ा जाता है, ये हमारा वर्ण याद करने के लिए बने। जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, जैसे इसका फार्मूला होता है, आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी ओ, एक ओ आ गया तो दोनों ओ और आ दोनों, और कु को मतलब क वर्ग, क ख अंग, उसके बाद ह और विसर्ग, जो हमारा विसर्ग कैसे बनता है, विसर्ग, ये सारे किससे बोले जाएंगे, कंठ से। तो आपको ऐसे अभी इस पे आपको एक अलग इस पे देंगे टॉपिक, इस पे पूरा जितने वर्णों का उच्चारण स्थान है, जितने हमारे 52 वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो भी है आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से बता देंगे, ऐसे बताएंगे कि फिर कभी भूलेगा नहीं। सूत्र के माध्यम से अगर आप ऐसे रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि सारी ध्वनि हमारा कहाँ से बोल जाएगी, इच ऐसा नाम तालु, हमारा क्या हो जाएगा, इसका तालब है, किससे बोला जाएगा, तालब से, ठीक ना, इच ऐसा नाम तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 6 होते हैं। तो जीवा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होता है बताइए। जीवा के आधार पे अग्र स्वर, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा हमारा पश्च स्वर।
पश्च स्वर। अब देखिए इसमें अग्र स्वर में हमारा क्या क्या आता है, ई, छोटकी वर्ग की ई, उसके बाद ए और ऐ, छोटकी वर्ग की ई और ए और ऐ। मध्य स्वर में हमारा सिर्फ आता है ओ, और जो पश्च स्वर है इसमें आता है आ, उसके बाद आता है हमारा ऊ, उसके बाद फिर आता है बड़का ऊ, उसके बाद फिर हमारा आता है ओ, उसके बाद फिर हमारा आता है औ। ये हमारा क्या है, ये हमारे जो है कि मध्य स्वर और पश्च स्वर अग्र स्वर है। ठीक, अगर आप इसको चाहेंगे तो जीवा के आधार पे जो हमारी जीवा है, जीवा इससे बना करके पीछे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पश्च स्वर, ये हमारा हो जाएगा बीच वाला मध्य स्वर और इसके जो अग्र भाग है ये हमारा पश्च भाग हो जाएगा पश्च, ये हमारा मध्य भाग हो जाएगा जीवा का मध्य, और ये हमारा आगे वाला अग्र भाग हो जाएगा। तो अग्र में हमारा क्या क्या आ जाएगा, अग्र वाला में आ जाएगा हमारा ई ए ऐ, और मध्य में आ जाएगा हमारा ऊ, अर नहीं ऊ को बोल रहे हैं आ, सिर्फ ओ आएगा, और जो हमारा अग्र भाग है पश्च वाला है, पश्च वाला में सॉरी जो हमारा अग्र भाग ये है आगे वाला ये है, इसमें ई ए ऐ, और जो मध्य है उसमें ओ, और जो पश्च वाला पश्च पीछे वाला पीछे का उसमें आ ऊ ओ औ, इतने हमारे सारे इसमें वर्ण आते हैं। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना, जीवा बना करके आप इस पर सेट करके रख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, यहाँ से अगला बात, उसके बाद अगले हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है बताइए, ऊ है कि र और स है कि ए ऐ है कि अ आ है, कंठ तालव्य वर्ण। तो कंठ तालु यानी कंठ तालव के मतलब क्या, जो कंठ और प्लस तालु दोनों से बोला जाए, कंठ प्लस तालु दोनों से बोला जाए, ये कौन सा वर्ण है, तो ए दय तो इसका सूत्र है ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ, ए दय तो कंठ तालु, कंठ तालु मतलब ए और ऐ क्या हो जाएगा, ए और ऐ हमारा क्या है, कंठ और तालु से बोले जाएंगे, ए और ऐ किससे बोले जाएंगे, कंठ तालु से। ठीक, सिंगल है, कंठ तालु से बोला जाएगा, ए और ऐ क्या आ जाएगा, कंठ तालु वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को, उत्तर और पूर्व ये हमारे चार दिशाएं होती हैं मुख्य, ऊपर उत्तर है बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे दक्षिण है, दक्षिण है, और इधर पश्चिम है, पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को, ये हमारा उत्तर हो गया ना, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आग्नेय, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं ईशान कोण, ईशान कोण बोलते हैं, ईशान। इसके बाद पूर्व और दक्षिण, चाहे दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय कोण, क्या बोलते हैं, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण बोला जाता है, इसको ईशान कोण बोलते हैं, चाहे ईशान दिशा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोण बनता है तो इसलिए कोण भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आग्नेय कोण। उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा पश्चिम और दक्षिण, चाहे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और जो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है इसको हम लोग बोलते हैं वायव्य कोण, क्या बोलते हैं, वायव्य कोण, वायव्य कोण। ठीक, ये हमारे इस चारों दिशाएं हैं, इसके बीच का जो भी जगह है, जो भी दिशा है उसको इतना नाम से जाना था। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ईशान कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है ईशान कोण, कई बार आया हुआ है, आपको हिंदी में बेहतरीन प्रैक्टिस मिलेगा, यूपी टेट के लिए एकदम जबरदस्त धुआं, और जो है कि पुलिस और जीडी के लिए पूछे मत करिए। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं बताइए, उपत्यका है कि द्विज है कि यायावर है कि नेपथ्य है, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोलते हैं, जहाँ पे तैयार हुआ जाता है, जहाँ पे रंगमंच जो मतलब कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो एक पर्दा होता है, उसके पीछे जहाँ पे लोग तैयार होते हैं उसी को कह रहा है, तो क्या बोला जाएगा, नेपथ्य। यायावर का मतलब होता है जो एक जगह टिक करके न रहे उसको यायावर बोलते हैं। उसके बाद द्विज, जो दो बार जन्म ले उसको द्विज, जैसे हमारा नाखून हो गया, बाल हो गया, ठीक ना। उपत्यका, पर्वत के पास का समतल जो भूमि है तलहटी, उसको हम लोग उपत्यका के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेमेल होना, अत्यधिक परिश्रम करना, दिन रात एक करना, असंभव कार्य करना। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा हमारा आंसर असंभव कार्य करना, ठीक ना। अधिक परिश्रम आपको दिया ऑप्शन में, गलत मार देंगे इसको, बहुत लड़के इसी को मारेंगे। नहीं, असंभव कार्य करना, बालू से तेल निकालना, ठीक ना। हमारा छ वर्ण का व्याकरण के अनुसार क्या है? स्वर है कि अनुस्वार है कि संयुक्त व्यंजन है कि व्यंजन है? बताइए। तो जो हमारा छ वर्ण है ये क्या है? ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। देखिए जो हमारा इसका निर्माण होता है, हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ये है हमारे 4 गो। कौन कौन 4 हैं? तो चारों को लिख दे रहे हैं आपको संयुक्त व्यंजन। एक तो हमारा पहला कच्छ, उसके बाद तर, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद स्र, उसके बाद स्र, ठीक। अब इसका निर्माण पूछ लेता है, इसका निर्माण पूछ लेता है। देखिए इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है। हमारा कच्छ किससे किससे मिल के बना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधा क आधन पेट फरा हुआ स है, बराबर क्या होगा? कच्छ। उसके बाद त्र किससे मिलकर बना है? आधा तो आधन र, बराबर हमारा बना है क्या? त्र। ज्ञ किससे किससे मिलकर बना है? आधा ज आधन य, बराबर क्या बना है? ज्ञ बना है। उसके बाद त्र किससे किससे मिलकर बना है? त्र। आधा तो आधन त्र, ये क्या स्र है ना? स्र है, हम त्र बोले। स्र आधा स आधन र, बराबर क्या बना है? स्र हमारा बना है, ठीक। ये हमारे वर्ण बने कच्छ तर ज्ञ और स्र, ये हमारे जो संयुक्त वर्ण है इसी से मिलके बने। आपको एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके एग्जाम में दे दिया था, जानते हैं कैसे? हमारा क आधा स, इसको ऐसे लिख दिया था, इसको हम मिटा करके लिख रहे हैं। देखिए इसको मिटा करके यहीं पे लिख दे रहे हैं, आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं कैसे लिख दिया था। वहाँ पे थोड़ा लड़के डाउट हो गए थे। डाउट क्या, वही मतलब जो नहीं जानता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आधा क ऐसे लिख दिया था, ऐसे। आधा तो ऐसे लिख दिया था, ऐसे। आधा य, आधा ज और य ऐसे लिख दिया था, ठीक। उसके बाद हमारा आधा स, इसको हमारा ऐसे लिख दिया था, ऐसे। बताइए कच्छ का निर्माण हुआ है किन 2 वर्णों से? तो ये ऑप्शन को गायब कर दिया था, इसको हटा करके 4 ऑप्शन ये दे दिया था। अब इसमें आपको पकड़ना था, इसमें त्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो आपको थोड़ा सा दोनों को जानना बहुत जरूरी है। आपको हर तरीका से बताया जाएगा क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। स और ह, स ह, तालवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और ह का ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए। प्रकंपी, स्पर्शी या अस्पर्श व्यंजन या उष्म व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन? बताइए। स ह तो क्या है? हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन है, जिससे बोलने से हमारे अंदर से क्या है? गर्मी उष्मा पैदा हो, इसलिए उष्म संघर्षी व्यंजन बोला जाता है इनको, ठीक ना। उष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? बताइए। तो ल हमारा क्या है? ल ये क्या है? पार्श्विक ध्वनि। क्या है? ल पार्श्विक ध्वनि। र क्या है? र को हम लोग लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं, प्रकंपित वर्ण, या इसको हम लोग ताड़न जात वर्ण भी बोलते हैं इसको। प्रकंपित, लुंठित, या इसको ताड़न जात वर्ण, इसको नहीं जानते हैं, ताड़न जाते नहीं है, दूसरा वर्ण होता है, ठीक ना। तो ये हमारा र। लुंठित का मतलब होता है जीवा का आगे से मुड़ जाना। प्रकंपित मतलब जीवा का कंपन करना, ठीक ना। जैसे बोलिए र, तो जीवा बहुत झंझनाहट के साथ कंपन करती है, आगे से मुड़ भी जाती है, इसीलिए इसको लुंठित, आपको प्रकंपित, ये सारे वर्ण से के नाम से जानते हैं इसको। और पार्श्विक वर्ण हमारा क्या है? ल, ठीक। पार्श्विक वर्ण क्या है? ल। उसके बाद देखते हैं उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए। उद्यान, तो उद्यान का हमारा शुद्ध वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो जो ये हमारा उद्यान लिखा गया है, उद्यान ऐसे लिखा गया है विद्यालय वाला, इसमें देखिए, इसमें पहले जब हमारा कंप्यूटर नहीं था तो जो हमारा वैज्ञानिक थे, कवि थे, लेखक थे, वो लिखावट को आसान करने के लिए, फास्ट लिखने के लिए ये सब वर्ण लेकर के आए थे। देखिए इसमें हमारा, अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, उ आधा द या न, उद्यान,
लिख सकते हैं ना, उद्यान। लेकिन एक ही साथ में हम पेन रखें उद्यान तो हमारा वर्ण लिखा जाए, ये कई बार पेन को उठाना ना पड़े। अब इसको लिखेंगे तो हमको और टाइम लगेगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये द है, यहाँ से यहाँ तक हमारा इसमें द है, ठीक। और इसके बाद यहाँ से हमारा इसमें न छिपा है, इसके बाद यहाँ से हमारा इसमें क्या है, ये यहाँ से इसमें हमारा न छिपा है, ठीक। आपको द को लिया दिया इधर, ये हमारा द आ गया, और यहाँ से इसमें य छिपा है, क्या छिपा है, य, उद्यान, ये है हमारा य छिपा है, ये है य, और उसके ऊपर द है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ऊ हमारा ऊ प्लस आधा द प्लस य है ना, या है यहाँ पे, या है तो आधा य प्लस उसके बाद क्या है हमारा आ है, उसके बाद क्या है आ है, अब प्लस उसके बाद क्या है हमारा न है, और उसके बाद प्लस अ है, क्या है अ है। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा ऊ आधा द य आ न फिर ओ उद्यान, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आज की डेट में बहुत आ रहे हैं। काकल लेवण है, काकल लेवण यह है, स है, ह है कि अड़ है बताइए, तो काकल लेवण क्या है, ह है। ह को हम लोग काकल लेवण के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है बताइए, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा पूर्ण विराम चिन्ह है बताइए, क्या होगा इसमें से पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए तो पूर्ण विराम चिन्ह इसमें से हमारा होगा, ये तो हमारा है क्या है, यही है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, ये हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है। ये जो है हमारा अर्ध विराम चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक, अर्ध विराम चिन्ह है। ये हमारा योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, योजक। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। एक हमारा होता है त्रुटिबोधक चिन्ह, ऐसे होता है कोई चीज़ लिख रहे हैं छूट गया, त्रुटिबोधक। इसके बाद हमारा एक अल्प विराम होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम में बहुत दिक्कत होता है, तो हमारा पूर्ण विराम चिन्ह सीधा ऐसे होता है। अर्ध विराम चिन्ह हमारा एक बिंदु और उसके बाद एक कामा हो जाता है। अल्प विराम जो होता है सिर्फ एक जो है कि कामा रहता है, ठीक। तो ये हमारा अल्प विराम। ये सारे चिन्ह हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, 15-20 को हैं, इसको याद कर लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तदोपरांत, कवित्री। शुद्ध इसमें कौन है बताइए, इसमें देखिएगा शुद्ध हमारा हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी क्या है, शुद्ध है। पूजनीय गलती लिखा है, ये होता है पूजनीय लिखा है, होता है हमारा पूजनीय होता है, क्या होता है पूजनीय होता है, ये हमारा शुद्ध है। ये तदोपरांत नहीं है, ये होता है तदुपरांत, 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 तदुपरांत होता है, ठीक। ये हमारा कवित्री नहीं होता है, कवित्री, कवित्री, कवित्री होता है, ठीक। कवित्री, कवित्री होता है, ठीक, ठीक है कवित्री, ये हमारा ये सही हो जाएगा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा अंत्याक्षरी, ये हमारा शुद्ध है और बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है बताइए, अनुसंगिक कि अनुसांगिक कि आनुषंगिक कि अनुसंगिक, बताइए क्या होगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है बताइए इसको। तो देखिए इसमें वर्तनी की दृष्टि से हमारा आनुषांगिक, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा का अंतर है। आनुषांगिक, यहाँ पे भी हमारा आनु है, आनुषांगिक, आनुषंगिक ये सांगिक है, हमारा आनुषंगिक वाला सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हैं। वर्तनी में बहुत ध्यान देना पड़ता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आज के पेपर में वर्तनी से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योत्सना, ज्योतिषना कि ज्योत्सना कि ज्योत्सना कि ज्योत्सना, बताइए सब वही लिखा है, थोड़ा बहुत अंतर किया है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ज्योत्सना। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आधा तो फिर आधा स उसके बाद ना रहेगा ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कोई अशुद्ध है उसको चयन करना है, बाकी सारा शुद्ध है, एक ही इसमें अशुद्ध है। तो बताइए उज्ज्वल ठीक लिखा है, कवित्री भी ठीक लिखा है, कवित्री
मोक्ष। तो यही हमारा कवित्री, यहाँ पे भी लिखा है तो सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत कर दिया है। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौतूहल, 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 ये कौ है, ये को है, कौतूहल। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कौतूहल। कौतूहल हमारा इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। फास्ट देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा वाक्य है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है बताइए। टहलना संज्ञा है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं। तो टहलना इसमें क्या है हमारा क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बताइए 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 क्या होगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार की। तो व्यक्ति एक नाम दे दिया है, हिमालय ही की, हिमालय पर्वत की ही बात कर रहा है। आपको ये नहीं कि सभी पर्वत की बात कर रहा है। जैसे माउंट एवरेस्ट कर देता तो वो भी एक नाम एक पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नाम सबकी पहचान। जैसे कह दे पहाड़, कह दे आपको पर्वत, कह दे आपको नदी, और वही कह दे गंगा नदी तो गंगा नदी कह देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ नदी कह देगा तो जातिवाचक, एक जाति का बोध करा देगा। एक नाम एक पहचान व्यक्तिवाचक, एक नाम सबकी पहचान जातिवाचक। भाववाचक में होता है इसमें मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, ये सब भाववाचक क्रियाएं होते हैं। समूहवाचक जैसे हो गया सेना, पुलिस, भीड़, दल, समूह, ये सब क्या होते हैं समूहवाचक होता है। मेला, झुंड, ये सब समूहवाचक होते हैं। गाय, गाय तो अब इसमें गाय कह दिया है तो अब सारी गायों का बोध करा रहा है। एक गाय नहीं, एक गाय अगर कहता किसी के नाम लेके कि साहिवाल गाय, जर्सी गाय तो फिर अलग हो जाता। ये सारी गायों का बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जातिवाचक। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, क्या है व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है। पशु चर रहे हैं, पशु रेखांकित है, उसमें पशु कैसा है बताइए। तो पशु हमारा क्या है एक जातिवाचक, क्या है जातिवाचक है। पशु चर रहे हैं, पशु कह दिया है तो उसमें सारे पशु आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी सारे आ जाएंगे। वही कह देता है एक कोई पशु भैंस के लिए तो फिर वो व्यक्तिवाचक आ जाते, ठीक ना। कोई नाम लेकर देता है तो हमारा फिर व्यक्तिवाचक आ जाता है, लेकिन पशु की बात कह दिया है तो फिर हमारा वो जातिवाचक हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। जो मीठा अमरूद है उसमें मीठा विशेषण किस कोटि का है बताइए। परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो इसमें हमारा मीठा क्या हो जाएगा बताइए। मीठा इसमें हमारा गुण बता रहा है। मीठा क्या बता रहा है अमरूद का गुण बता रहा है। परिमाणवाचक में होता है लीटर, मीटर, 12 गज मलमल का कपड़ा, ऐसे सब आता है ना लीटर मीटर वाला, ये सब परिमाणवाचक। व्यक्तिवाचक में आपको पता ही हो गया एक नाम एक पहचान व्यक्तिवाचक। संख्यावाचक में जिसमें हमारा संख्याओं का बोध हो। वह उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द में क्या है धीरे धीरे, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो आपको पता है कि जब कोई क्रिया की विशेषता बताए वो कैसा क्रिया है उसके पास धीरे धीरे लिख रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे लिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द जो है कि स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन, यानी 3 तो इसमें आपको स्त्रीलिंग हो गए, एक पुल्लिंग होगा। तो सुबह हो गई स्त्रीलिंग है, दोपहर हो गई स्त्रीलिंग है, शाम हो गया ये क्या है स्त्रीलिंग है, दिन हो गया कि हो गई दिन हो गया ये हमारा पुल्लिंग है। क्या है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है तो इसमें हमारा यही स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ये दिन हमारा क्या है पुल्लिंग है। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका बता दे रहे हैं। किसी भी क्रिया के पहले मतलब जो हमारा कर्ता है उसके पहले आप क्या है कि विशेषण लगा कर चेक कर लीजिए। जो भी हमारा आए शब्द उसके पहले आप विशेषण लगा करके चेक कर लीजिए। जो हमारा जैसा सेट होगा वही हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना देगा। विशेषण से चेक करके देख लिया जाता है। आपको अच्छे से वो बताएं। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बिल्ली का बिल्ला होगा, बिला होगा, बिलाव होगा, बिल्लो होगा। तो बिल्ली शब्द का क्या पूछ रहा है पुल्लिंग हमारा बिला होता है। क्या होता है बिला होता है, जो बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगला देख रहे हैं लिंग की दृष्टि से दाही क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग।
तो लिंग की दृष्टि से हमारा क्या है, दही हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। दूध से बनी हुई सारी चीज़ें पुल्लिंग होती हैं, बस किसको, छाछ यानी माठा को छोड़ करके दूध से बनी हुई सारी चीज़ें पुल्लिंग होती है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह। ये सत्य है, यहाँ पे सत्य है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सत्य धन आग्रह। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया हमारा अ, और यहाँ से हमारा निकल गया आ, यहाँ से निकल गया आ, और ओ आ मिल करके क्या बन गए, आ बन गए। इधर हमारा क्या बच गया, सत्य बच गया, सो आधा तो यो हलंत है, आधा यो बच गया। इधर हमारा क्या बच गया, आग्रह में से आ निकाल दिए तो हमारा सिर्फ ग्रह बच गया। क्या बच गया, ग्रह। अब इसको ले जाकर के इसमें जोड़ देते हैं तो इसमें सत्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्या हो जाएगा, सत्या, और ग्रह को इसमें ले जाकर जोड़ देंगे तो ग्रह, सत्याग्रह। तो यानी ओ और आ मिलकर के आ बन जाए तो हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, सत्याग्रह हमारा दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत में जो है कि हमारा यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, यण संधि है। अब बताइए स्वागत का सुधन आगत होगा कि स्वधन आगत होगा कि स्वधन अगत होगा कि स्वाधन गत होगा। तो स्वागत में हमारा क्या होगा, स्वागत का संधि विच्छेद हमारा सुधन आगत होगा, सुधन आगत होगा। इसमें आपको इसका यण संधि का रूल क्या होता है, आपको ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो हमारा क्या होता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ये हमारा बन के निकलता है। ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो हमारा ई का य, उ का व और ई का र बन जाता है। आपको ये इसका नियम चलता है, तो इसी तरह इसका परिवर्तन होकर के बना है। ठीक ना, ई का क्या बन गया है, यह बन जाएगा, उ का क्या बन जाएगा, वह बन गया, यहाँ पे वह बना है। ठीक, जैसे आपको इसका एक ट्रिक दे रहे हैं यण संधि का। अगर किसी शब्द के बीच में आपको तरह दिख जाए, किसी भी शब्द के बीच में आपको तरह दिख जाए, जैसे मात्राज्ञा पित्राज्ञा, ठीक ना, मात्रादेश पित्रादेश, ये सब क्या है, हमारे यण संधि के उदाहरण है। अगर किसी शब्द के पहले आपको 2-3 शब्द दे रहे हैं, यही है य व और क्या है र, अगर इसके पहले ये किसी शब्द में हो, अगर उसके पहले कोई भी आधा वर्ण दिख जाए, कोई भी आधा, य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण दिख जाए कहीं भी आगे पीछे, ये शब्द आपको ये वर्ण किसी शब्द में मिल गए, अगर इसमें य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो हमारा यण संधि होता है। जैसे सत्याग्रह, जैसे स्वागत में वो है ना, यहाँ पे व के पहले आधा वर्ण स दिख गया है। कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। सत्याग्रह देखिए, यहाँ पे य के पहले आधा त दिख गया। अत्यधिक यहाँ पे य है, यहाँ पे य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण दिख जाए हमारा यण संधि होता है। तो यहाँ पे य है, इसके पहले आधा त दिख गया, यण संधि। प्रत्यक्ष, यहाँ पे भी य है, आधा त दिख गया, हमारा आधा वर्ण कोई भी दिख जाए। उसी तरह व पे का भी उदाहरण होता है, र का भी उदाहरण होता है, बहुत सारे उदाहरण है। तो य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण दिख जाए हमारा यण संधि होता है। बीच में किसी शब्द के तरह दिख जाए वह भी यण संधि होता है। अंतिम क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। पल पल, अन्न जल, अनंत, अंत और अनंत, धर्माधर्म। देखिएगा जो है कि अव्ययी भाव समास में होता है जिसमें हमारा पूर्व पद क्या होना चाहिए, पूर्व पद हमारा प्रधान होना चाहिए, पूर्व पद प्रधान होना चाहिए या अव्यय होना चाहिए। जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, दिन भर दिन, ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर कोई शब्द समान, दोनों तरफ समान आ जाए, दोनों तरफ एक समान आ जाए, जैसे दिन, पल पल, धीरे धीरे, ठीक ना, धीरे धीरे, कोई शब्द बीच में हाइफन हो और उसके दोनों तरफ एक ही शब्द हो, धीरे धीरे, दोनों तरफ समान शब्द हो, वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन, रात, ठीक ना, दोनों तरफ समान शब्द है। जैसे इसमें हमारा क्या दिख रहा है, पल पल, दोनों इसके हाइफन के इधर भी पल है, इधर भी पल है। अन्न जल, ये हमारे द्वंद्व समास हो जाते हैं। ये हमारा अन्न और जल क्या है, अन्न और जल, अंत और अनंत, धर्मा और धर्म और अधर्म, ठीक ना, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व,
इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। और दोनों ये हमारा अंत और अनंत और धर्माधर्म, ये हमारा वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। वैकल्पिक 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 द्वंद्व, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। अन्न और जल इतरेतर हो जाएगा। यानी द्वंद्व समास के यही 3 भेद होते हैं, ठीक ना। तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या, पल पल। भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। मेरे रेखांकित शब्द का समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। आजीवन, इसमें हमारा आ क्या है, उपसर्ग है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर जिस समास का पहला पद प्रधान हो और उपसर्ग दिखे वो हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो आजीवन में हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। लास्ट क्वेश्चन खत्म आपको डेली बाय डेली सुपर 30 प्रैक्टिस हिंदी का धुआंधार दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हो गए, जो आपके पेपर और कंपटीशन में हमेशा आने वाले क्वेश्चन आएंगे वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक जो लोग आप लोग मतलब इस चाणक्य एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके आप एक इस चाणक्य एकेडमी परिवार का जो है कि सदस्य का हिस्सा बनिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने का प्रयास रहेगा, ठीक ना। एक हम लोगों की टीम काम करेगी इस पे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस दिया जाएगा। आप सभी को शुभ संध्या, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।